हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम भूगोल का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आपकी बुक में अभ्यास में दिए हुए होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम समझेंगे। अगर आपको ये वाला चैप्टर देखना है तो चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप चैप्टर भी समझ सकते हैं। और मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप चैप्टर पहले समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपने चैप्टर नहीं भी देखा तो भी आप देख लीजिए, तो भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन चैप्टर के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो दिए हुए हैं, तो उसमें कोई इतनी समझाने वाली बात नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 2, इनके आंसर्स जो हैं हमें वो 2 या 3 लाइनों में देने हैं, ठीक है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार की मृदा पाई जाती है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो उसमें से हमें 3 राज्य बताने हैं जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। और जितनी भी मृदाएं होती हैं सब पे अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि हर फसल को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, हम अपने घर पर सेब का पेड़ नहीं उगा सकते, लेकिन कश्मीर में आपको सेब का पेड़ आसानी से मिल जाएगा, और अगर वो उगाएंगे तो उग भी जाएगा, क्योंकि आलू को और सेब को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें उगती हैं। तो उस हिसाब से हमें बताना है कि काली मृदा पर जो है कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हम आंसर पे आते हैं। उत्तर, काली मृदा का रंग जो है काला होता है और इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि काली मृदा को ही रेगर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनती हैं। लावा होता है ना, लावा जो पहाड़ों में से एकदम कहीं से फूट जाता है, जिसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो बहुत सारे जो धातु सब उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है, वो होता है लावा। तो वो जो सूख जाता है ना, या उसकी जो शैलें होती हैं उनसे वो बना हुआ होता है, जो काली मृदा होती है, इसलिए वो काली होती है। और ये मृदाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मलबा और मध्य प्रदेश में, मालवा और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा जो है सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, मतलब अच्छी समझी जाती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? और इस प्रकार की मृदा की हमें 3 मुख्य विशेषताएं बतानी है कि वो किस टाइप की मृदा जो है मिट्टी होती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मृदा की क्या विशेषताएं होती हैं? जो नदी के तट होते हैं, जो डेल्टाओं के आसपास होती है, वो कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। तो जो नदी होती है ना, जब वो बहती है तो वो अपने साथ कुछ रेत, सिल्ट, कंकड़, पत्थर भी बहा के ले आती है, और वो पिस पिस के बड़े माहीन, मतलब बारीक हो जाते हैं, वो मिट्टी जैसे हो जाते हैं, और फिर वो एक जगह पे लाके उनको छोड़ देती है। जहाँ पे वो उसको छोड़ती है वो बन जाता है वहाँ पे जलोढ़ मृदा, और वो बड़ी ही उपजाऊ होती है। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर उगाते हैं तो वो बड़ी अच्छे से उगती है, उसको खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही इतनी उपजाऊ होती है। तो हम आते हैं इसकी विशेषताओं पर। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप क्या होते हैं? जो अपने साथ जो वो कंकड़, पत्थर और सिल्ट लेके आ जाती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मृत्तिका होते हैं जो मरे हुए जीव जंतु वगैरह होते हैं, ठीक है, और कीड़े मकोड़े, कुछ भी। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का जो आकार है वो बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जैसे कि मैंने बता दिया, और इसमें अधिकतर पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या उगाया जाता है? गन्ना, गेहूं, चावल, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, और बाकी मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन होता क्या है। आप सभी ने रेगिस्तान तो देखा ही होगा, वहाँ पे मृदा किस तरीके से इधर से उधर उड़ती रहती है, उसका जो जमावपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसमें पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं।
एक तरीके से मृदा का जो है, मिट्टी का जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, ठीक है। तो वो होता है मृदा अपरदन। और ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर रोकथाम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो साउथ मूवीज़ होती हैं वहाँ के जो खेत दिखाते हैं वो थोड़े सीढ़ी नुमा होते हैं ना, मतलब सीढ़ी टाइप में बने हुए होते हैं और उसमें जो है चाय पत्ती वगैरह उगी हुई होती है। तो इस टाइप की सीढ़ी नुमा खेती बनाकर भी जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हमारे यहाँ की तरह प्लेन नहीं होते, इसलिए वहाँ पे खेती भी अलग ही तरीके से होगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, मतलब लंबी लंबी पट्टियाँ बनाई जाती हैं। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं और ये पवन द्वारा जनित बल को जो है कमज़ोर कर देती हैं। मतलब हवा जो खेती को बर्बाद कर देती है वो उसको कमज़ोर कर देती हैं। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदारोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं और इसके कुछ उदाहरण जो हैं हमें बताने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे लगातार पूछा जाता है 10th में, 11th में, 12th में, और कई बार कॉलेज में भी पूछ लिया जाता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से हुई है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जो जीवों के अवशेष से बने हुए होते हैं, जो जीवित चीज़ें जो मर गई हैं, जैसे कि जीव जंतु जो भी ख़त्म हो गए हैं, उनसे जो बने हुए उनके अवशेषों से, उनको हम जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। और अजैव जो कि मतलब अजैव जो जीवित चीज़ें नहीं हैं, जो उन चीज़ों से बने हुए हैं। देखिए पेड़ पौधे, इंसान और जितने भी मतलब चीज़ें होती हैं जिनमें जान होती है, उनकी मरने के बाद उनकी जो हड्डियां होती हैं या जो भी अवशेष होता है उससे जो संसाधन बनते हैं उनको हम जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं, ठीक है। और जैव संसाधन में मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य मतलब मछली पालन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है ही और साथ में ये क्वेश्चन इजी भी है, जो कि आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इजी भी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इनके आंसर्स जो हमें थोड़े बड़े करके बताने हैं, मतलब विस्तार से बताना है। नंबर 1, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, कि भारत में जो भूमि है उसके उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है। और दूसरा, हमें इसी क्वेश्चन में ये भी बताना है कि वर्ष 1960 से 1961 तक, ठीक है, 1960 से 1961 में जो है भारत के अंदर पेड़ों में, मतलब जो वन है उनमें वृद्धि हुई है, मतलब वो ज़्यादा हो गए। तो इसका क्या कारण है, वो कैसे ज़्यादा हो गए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर ऑटोमेटिक आपका निकल आएगा। तो हमें पहले तो ये बताना है कि भारत में भूमि का उपयोग क्या है। तो उत्तर भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भूमि के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें सिर्फ कुछ ना कुछ बोया जाता है, ठीक है। 93 में से 46% भूमि ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ बोया जाता है। ये तो हो गई उत्तरी भारत की बात। 25.5% भूमि पर वन है। वन एक तरीके से आप जंगल मान लीजिए, ठीक है। 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। बंजर मतलब उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना घर मकान बना सकते हैं, ना कुछ बो सकते हैं, वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। और 7.7% भूमि प्रतिभूमि है। 4.8% भूमि पे चारागाह और बागान है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ रट्टा मारने वाला है कि कितने प्रतिशत भूमि कहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे कोई इतनी समझने वाली बात है नहीं, ठीक है, कि कौन से सन में कितनी भूमि थी, कहाँ पे कितनी भूमि थी, ये सारी चीज़ें तो याद करने की होती हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार
33% भूमि पर वन होने चाहिए। ठीक है, ये एक कानून है कि जितनी भी भूमि है टोटल, उसमें से 33% जो भूमि है उस पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए। किंतु भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण मतलब कारखाने वगैरह लगना, इनके कारण क्या हो रहा है, निरंतर वनों की कटाई हो रही है। क्योंकि जो खेती की ज़मीन होती है और जो जंगल की ज़मीन होती है उसको लगातार काट के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है और भूमि अपरदन होता है। मतलब भूमि की जो ऊपरी परत है वो उड़ उड़ के इधर उधर जाने लगती है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि का निम्नीकरण से बचाते हैं कौन, वन। तो हमें वन लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जिससे कि ये बढ़ सके। अब ये हम कहीं और ही पहुंच गए हैं। हमें ये बताना है कि 1960 से 61 के बीच जो है वृद्धि क्यों हुई थी। तो वृद्धि का कारण बिल्कुल सिंपल सा है। 1952 के अनुसार जो वन नीतियाँ बनाई गई थी, कुछ कानून बना दिए गए थे पेड़ों को, जंगलों को संरक्षित करने के लिए कि कोई काट छाट नहीं कर सकता, वहाँ पे पेड़ों को नहीं काट सकता, बहुत सारे कानून थे। उसकी वजह से वृद्धि हुई थी। और ये इतनी वृद्धि गा रहे हैं, इसमें कोई वृद्धि नहीं थी, बहुत ही मामूली सी वृद्धि थी जिसको इसमें पूछा गया है। ठीक है, कोई खास इतनी वृद्धि नहीं थी। तो वो जो कानून बनाए गए थे 1952 में, 1952 में, उसकी वजह से वो वृद्धि हुई थी। क्योंकि कानूनों की वजह से लोग जो है वहाँ पे पेड़ों की कटाई छटाई बंद हो गई, तो वो पेड़ जो है अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही है कि जंगलों में कोई उगा के नहीं आता पेड़, अपने आप उग जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है परियोजना कार्य प्रश्न। अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपभोग और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार करें। अब इस आंसर पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि यहाँ से मेरी कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं। विद्यार्थी इस परियोजना को स्वयं करें। मैं 6th क्लास में थी और क्योंकि गाइड से चीटिंग करके हम लिखते थे, वैसे तो मैम कहती थी कि खुद से लिखना है, लेकिन हम गाइड से चीटिंग करके लिखते थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पे ये लिखा हुआ था कि विद्यार्थी स्वयं करे। तो मैम पहले तो देख के बहुत ज़्यादा हंसी और फिर कहने लग गई कि ये बताओ कि तुम में से और मुझ में से विद्यार्थी कौन है। मैंने कहा मैं हूँ और फिर मैम हंसने लग गई। मैम ने कहा तुमने ये गाइड से चीटिंग करके लिखा ना। मैंने कहा नो मैम, मैंने खुद किया है। मैम हंसने लग गई। मैम कहने लग गई मैं आपसे बड़ी हूँ एज में भी और पढ़ाने में भी, गाइड से चीटिंग किया ना। लेकिन मैं नहीं मानी, नहीं मैम मैंने खुद किया। और फिर मैम ने कहा विद्यार्थी स्वयं करे का मतलब होता है कि विद्यार्थी को खुद करना है, और तुमने भी यहाँ लिख दिया विद्यार्थी स्वयं करें। कौन करेगा फिर इसे? उसके बाद मैं जब भी अभी भी मैं बहुत बच्चों की कॉपी चेक करती हूँ तो जो 6th-7th के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अब भी यही करते हैं। बड़ी हंसी आती है मुझे, अपनी बात याद आ जाती है। खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, बहुत बातें करती हूँ ना मैं। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में पूछे नहीं जाते, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और आप इंटरेस्टेड हैं तो जो इसमें आपसे पूछा गया आप अपने आसपास में देखिए संसाधनों का क्या यूज़ होता है और क्या क्या संरक्षण है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपके विद्यालय में उपयोग किया जा रहे संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजित करें। ये इस टाइप के भी नहीं आते। और इस टाइप के अगर बाई चांस मान लीजिए पेपर बनाने वाले का दिमाग घूम गया है और वो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे देता है, तो आप कुछ भी बना के इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी के ऊपर बोला गया तो आपको इसमें कुछ करेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहानी छाप दीजिए। जैसे कि आपसे पूछा गया आपके आसपास संसाधनों की सूची बनाई है, तो बना दीजिए कुछ भी कि ये संसाधन है, वो संसाधन है। संसाधन के चैप्टर में मैंने आपको संसाधन बहुत अच्छे से बता दिया है क्या है। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही नहीं, आपके सिर्फ इतने से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो अभ्यास में से हो, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से हो, लेकिन वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और बुक का या फिर किसी और चैप्टर का या किसी और क्लास का नहीं होना चाहिए। अगर भूगोल में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर का, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आंसर कमेंट बॉक्स में बताने लायक होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगी, और आंसर अगर कुछ एक्स्ट्रा समझाने लायक होगा तो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें पहले वो क्वेश्चन समझाऊंगी और फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखकर छोड़ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।